मैं आपको एक हॉरर मूवी के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका नाम है तुम्बाड। मूवी की शुरुआत में हमें एक बूढ़ी औरत दिखाई जाती है जिसे गांव के एक मंदिर में जंजीरों से बांध रखा है। उस बूढ़ी औरत ने 15 सालों से कुछ खाया पिया नहीं था, पर फिर भी वो जिंदा थी। उसे श्राप मिलने के कारण वो एक राक्षस में बदल गई थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि उस बूढ़ी औरत को खाना देने के लिए 2 लड़के मंदिर में आते हैं। उनमें से बड़े लड़के का नाम विनायक है और छोटे लड़के का नाम सदाशिव। वो दोनों लड़के अपनी दादी से बहुत डरते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी दादी लोगों को जिंदा खा जाती है। उन लड़कों की माँ भी उन्हें अपनी दादी के पास जाने नहीं देती थी। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों लड़के खाना लेकर उस लॉक्ड रूम की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही वो दोनों दरवाजा खोलकर अंदर घुसने वाले होते हैं, उनकी माँ आकर उन्हें रोक देती है। उनकी माँ उन दोनों पर बहुत गुस्सा करती है और उनके हाथ से खाना ले लेती है। इसके बाद उनकी माँ उनकी दादी के पास जाती है। वो देखती है कि दादी के नाखून बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए वो एक बड़े से नेल कटर से उनके नाखून काटती है। नाखून काटते समय हम देखते हैं कि दादी के पैर किसी मामूली इंसान जैसे नहीं है। एक रात अचानक दादी उठकर जोर जोर से डरावनी आवाजें निकालकर रोने लगती है। दादी का रोना सुनकर उन लड़कों की माँ बहुत डर जाती है। वो एक कुल्हाड़ी लेकर उनके कमरे के पास जाती है और हेस्टर नाम चिल्लाती है। हेस्टर नाम जैसे एक जादुई मंत्र की तरह था। नाम सुनते ही उनकी दादी शांत हो जाती है। आगे हमें पता चलता है कि हेस्टर के नाम का जिक्र पुरानी कहानियों में हुआ था। सफलता की देवी के पास अनगिनत पैसे और धन था, इसीलिए उन्हें पूरे संसार की देवी मानते थे। देवी ने कई बच्चों को जन्म दिया था, पर उन्हें अपने पहले बेटे हेस्टर से ज्यादा लगाव था। पर हेस्टर बहुत लालची था। उसने अपनी माँ का सारा पैसा चुरा लिया। पर जब वो धान चुराने के लिए जा रहा था, उसकी माँ उसे पकड़ लेती है। वो उसे पकड़कर अपने पेट में कैद कर लेती है और उसे श्राप देती है कि अब उसकी पूजा कोई नहीं करेगा। आगे हम देखते हैं कि वो मंदिर उस देवी के पेट पर बना हुआ है। उन लड़कों की माँ उनकी दादी की सेवा इतने सालों से इसलिए कर रही थी क्योंकि दादी को हेस्टर के खजाने का राज पता था। अगले सीन में देखते हैं कि सदाशिव खेलते खेलते पेड़ से गिर जाता है और उसके सर पर बहुत गहरी चोट आ जाती है। उसकी माँ ये देखकर बहुत घबरा जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाती है। अब उस मंदिर में विनायक अकेला ही था। जब उसे याद आता है कि दादी के खाने का टाइम हो गया है, तो वो उनके लिए कुछ खाने के लिए ढूंढता है। खाना ढूंढते समय गलती से उस पर आटा गिर जाता है। डब्बे के गिरने की आवाज सुनकर दादी उठ जाती है। वो खजाने का राज बताकर विनायक को अपने पास बुलाती है। खजाने के लालच में आकर विनायक दादी के पास चला जाता है। अंदर जाकर विनायक पहली बार अपनी दादी को देखता है, जो कि बहुत बदसूरत और बूढ़ी थी। विनायक ये देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर दादी उसे एक चेन से बांध देती है। दादी से बचने के लिए वो एक मंत्र को याद करता है, पर उसे उस मंत्र को इस्तेमाल करना नहीं आता। वो जाकर एक टेबल के नीचे छिप जाता है। दादी उसे टेबल के नीचे से बाहर खींचकर खाने ही वाली थी कि तभी विनायक अपने मुंह से हेस्टर चिल्लाता है। हेस्टर का नाम सुनते ही दादी अपनी जगह पर ही सो जाती है। थोड़ी देर बाद विनायक की माँ रोते हुए मंदिर में आती है। उसे चेन से बंधा हुआ देख वो उसे निकालने लगती है। उसे वहाँ से निकालते समय उसकी माँ रो रो कर उसे बताती है कि उसका भाई अब नहीं रहा। विनायक की माँ को सदाशिव की मौत का बहुत बड़ा सदमा लगा था। उसकी माँ को लग रहा था कि इस बूढ़ी औरत के श्राप के कारण ही उनके साथ बुरा हो रहा है, इसलिए वो विनायक को लेकर उस गांव से दूर जाने का फैसला करती है। खजाने के लालच के कारण विनायक अपने गांव को छोड़ना नहीं चाहता था, पर उसकी माँ उससे वादा करने के लिए कहती है कि वो इस गाँव में कभी वापस नहीं आएगा। ये बोलने के बाद उसकी माँ उसे साथ लेकर चली जाती है। 15 साल बाद अब विनायक बड़ा हो चुका था, इसलिए खजाने के लालच में वो अपनी माँ से किया हुआ वादा तोड़कर अपने गांव वापस चला जाता है। विनायक उस मंदिर में वापस जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि दादी एक पेड़ में बदल गई है और उसका दिल पेड़ से लटककर अभी भी धड़क रहा है। जब वो नीचे देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी दादी अभी भी जिंदा है। ये सब देखकर डरने की बजाय वो जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि दादी के जरिए अब वो खजाने तक पहुँच सकता है। जब विनायक अपनी दादी से खजाने का पता पूछता है तो उसकी दादी पता बताने से पहले एक सौदा करती है। वो बोलती है कि खजाने के बदले विनायक को उसे जलाकर आजाद करना होगा। खजाने का पता चलने के बाद विनायक अपनी दादी को आग से जलाकर आजाद कर देता है। उस दिन के बाद से विनायक खजाने में से थोड़ा थोड़ा सोना निकालता था। खजाना बेचकर वो धीरे धीरे अमीर बनता जा रहा था। विनायक हर बार अपना खजाना राघव नाम के एक सुनार को बेचता था। राघव को अब उत्सुकता हो रही थी कि विनायक के पास इतना सारा सोना कहाँ से आ रहा है। अब वो सोने का पता जानने के लिए उस मंदिर तक विनायक का पीछा करता है। वो देखता है कि विनायक एक लोहे के डब्बे के साथ उस कुएं में घुसकर थोड़ी देर बाद सोना लेकर वापस आता है। राघव ये सब देखकर बहुत सरप्राइज हो जाता है। विनायक के वहाँ से जाने के बाद वो खुद उस कुएं में जाता है। उस कुएं में उतरने के बाद उसे पता चलता है कि वहाँ एक और कुआं है। इसके बाद वो दूसरे कुएं में भी उतर जाता है। नीचे उतरते समय वो देखता है कि कुएं की दीवारें अब धीरे धीरे लाल हो रही है, पर सोने की लालच में वो बिना रुके नीचे उतरता है। नीचे उतरने के बाद वो सोना ढूंढने लगता है। उसे दिखाई देता है कि कुएं की दीवारें हिल
हिल रही है। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद उसे विनायक का लोहे का डब्बा दिखता है। जब वो उस डब्बे को खोलता है तो उसे इंसान के आकार की आटे की गुड़िया मिलती है। जैसे ही वो गुड़िया को हाथ में लेता है तो पीछे से कोई चीज उस पर झपटती है। उस पर झपटने के बाद वो चीज उसे खींच कर ले जाती है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि विनायक जानबूझकर लोहे का डब्बा वहीं छोड़ आता है। विनायक जानता था कि राघव उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो राघव से छुटकारा पाने के लिए ये साजिश रचता है। इसके बाद विनायक कुएं में वापस जाता है। कुएं में जाकर वो देखता है कि राघव भी उसकी दादी की तरह एक राक्षस बन गया है और उसका आधा शरीर कुएं की दीवार में घुस गया है। अब विनायक राघव को डेमो दिखाता है कि किस तरह खजाना लिया जाता है। विनायक उसे बताता है कि ये कुआं नहीं बल्कि सफलता की देवी का पेट है और हेस्टर इसमें कैद है। वो आगे बोलता है कि हेस्टर बहुत खतरनाक है और उसके काटने से कोई भी इंसान राक्षस बन जाता है। इतना खतरनाक होने के कारण भी हेस्टर की एक कमजोरी है, उसे आटे से बहुत डर लगता है। अब विनायक आटे से एक गोला बना लेता है ताकि वो हेस्टर से बच सके। उसके बाद वो हेस्टर का ध्यान आकर्षित करने के लिए आटे की गुड़िया दूसरी तरफ फेंक देता है। आटे का गोला देखते ही भूखा हेस्टर उसे खाने के लिए जाता है। मौका देखकर विनायक हेस्टर की कमर पर बंधी हुई थैली से सिक्के गिराकर जल्दी जल्दी सिक्के को चुरा लेता है। अगर सिक्कों को जल्दी नहीं उठाया तो सारे सिक्के गायब हो जाएंगे। उस आटे के गोले के खत्म होने से पहले उसे वहाँ से निकलना था। सिक्के लेने के बाद विनायक वहाँ से निकल जाता है और कुएं का दरवाजा बंद कर देता है। खजाना चुराने के लिए विनायक को बार बार उस कुएं में जाना पड़ता था। अब हम देखते हैं कि विनायक बार बार कुएं में जाकर बहुत सारा खजाना चुरा लेता है। खजाना चुराकर वो बहुत अमीर बन जाता है। उसने करीब 10 साल तक कुएं में जाकर खजाना चुराया था। 10 साल बाद अब विनायक कमजोर हो गया था। उसका शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा, इसलिए अब वो कई बार कुएं से खाली हाथ ही लौटता था। विनायक अब डिसाइड करता है कि वो हेस्टर का राज अपने लड़के पांडु को भी बताएगा। वो पांडु को खजाना चुराने का तरीका बताता है। वो हर दिन उसे कुएं से निकलने की प्रैक्टिस भी कराता है। विनायक उसे बोलता है कि अगर वो कुएं से जल्दी नहीं निकल पाया तो हेस्टर उसे काट लेगा। जब विनायक को लगा कि पांडु की प्रैक्टिस ठीक तरीके से हो गई है तो वो उसे डेमो दिखाने के लिए कुएं में ले जाता है ताकि पांडु को खतरे का अंदाज ठीक से हो सके। कुएं के पास पहुंचने के बाद विनायक पांडु को सिखाता है कि आटे की गुड़िया कैसे बनाई जाती है। वो बोलता है कि अगर हम आटे में थोड़े पराठ मिलाए तो हेस्टर को गुड़िया खाने में देर लग जाएगी, जिससे हमें भी ज्यादा टाइम मिलेगा। जब पांडु गुड़िया बनाकर तैयार कर लेता है तो विनायक उसके हाथ से लेकर उसे दूर फेंक देता है। वो बोलता है कि इस बार हम प्रैक्टिस करने आए हैं, इसलिए हमें गुड़िया की कोई जरूरत नहीं। थोड़ी देर बाद वो दोनों कुएं में उतर जाते हैं। वहाँ उतरने के बाद विनायक पांडु को गोला बनाना सिखाता है। जैसे ही पांडु गोला बनाना पूरा करता है, पांडु अपनी जेब से एक गुड़िया निकालता है। गुड़िया देखकर हेस्टर भी वहाँ आ जाता है। हेस्टर से बचने के लिए विनायक जल्दी से गोले के अंदर चला जाता है, पर वो देखता है कि धक्का लगने के कारण पांडु गोले से बाहर चला गया है। पांडु को बचाने के लिए विनायक उसकी तरफ आकर उसे गोले में वापस खींच लेता है। जब हेस्टर आटे की गुड़िया खा रहा होता है तो पांडु पीछे से जाकर उसकी थैली में से सोने के सिक्के निकाल लेता है। लकीली वो दोनों सिक्के लेकर वहाँ से बच निकलने में सफल हो जाते हैं। कुएं से बाहर आने के बाद पांडु सिक्के निकालकर विनायक को देता है, पर गुस्से में आकर विनायक उसके सिक्के को हाथ से फेंक देता है और इसके बाद पांडु की खूब पिटाई करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि विनायक के घर 2 सरकारी अफसर आते हैं। क्योंकि वो अफसर विनायक के अच्छे दोस्त थे, वो उसे सरकार की खुफिया खबर के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि सरकार अब उस मंदिर को नेशनलाइज करने वाली है। खबर सुनने के बाद विनायक को झटका लगता है, क्योंकि अगर मंदिर नेशनलाइज हो गया तो वो कभी कुएं में से खजाना नहीं निकाल पाएगा। इसी बीच हम देखते हैं कि पांडु विनायक की मिस्ट्रेस से फ्लर्ट कर रहा है। वो उसे सोने का सिक्का दिखाकर बोलता है कि वो बड़ा होकर उससे शादी करेगा। जब विनायक को इस बात का पता चलता है तो वो उसकी खूब पिटाई करता है। पांडु को पता था कि उसके पिता उस पर बहुत गुस्सा है, इसलिए वो उनका गुस्सा शांत करने के लिए उन्हें एक तरकीब बताता है। वो बोलता है कि धीरे धीरे सोना जमा करने के बजाय क्यों न हम एक बार में ही हेस्टर के खजाने की थैली चुरा लें, तो उनके पास कभी न खत्म होने वाला खजाना होगा। इस बात को सुनकर विनायक और भी गुस्सा हो जाता है। वो उसे बोलता है कि हेस्टर बहुत खतरनाक है और उसकी थैली को चोरी करना कोई आसान काम नहीं है। इस पर पांडु बोलता है कि हम कुएं में बहुत सारी गुड़िया लेकर जाएंगे। इसके बाद हम में से एक हेस्टर का ध्यान बटाएगा और दूसरा उसकी थैली चुराएगा। ये सुनने के बाद विनायक को भी लगता है कि ये बहुत अच्छा प्लान है और मंदिर के नेशनलाइज होने से पहले उसे ये कर लेना चाहिए। पांडु की बात सुनकर अब विनायक कुएं में वापस जाने के लिए मान जाता है। वो दोनों बहुत सारा आटा लेकर मंदिर के पास जाते हैं। कुएं में घुसने से पहले वो बहुत सारी गुड़िया बना लेते हैं। सारी गुड़िया बनाने के बाद वो दोनों कुएं में घुसते हैं। नीचे पहुंचकर वो दोनों आटे का गोला बनाते हैं। आटे का गोला बनाने के बाद विनायक जेब में से 2 गुड़िया बाहर निकाल लेता है, पर जैसे ही वो 2 गुड़िया बाहर निकालता है वहाँ 2 हेस्टर आ जाते हैं। पांडु को इस बात का पता नहीं था, इसलिए
वो सारी गुड़ियों को बाहर निकाल कर रख देता है। जैसे ही वो सारी गुड़िया बाहर निकाल कर रखता है, वहाँ बहुत सारे हेस्टर आ जाते हैं। ये सब देखकर विनायक घबरा जाता है। उसे अब इस आइडिया पर पछतावा हो रहा था। अब विनायक अपने बेटे को बचाने के लिए सारी गुड़ियों को अपने शरीर पर बांध लेता है। ये देखकर पांडु को बहुत बुरा लगता है। वो विनायक के पैर पकड़कर माफी मांगता है, पर विनायक उसकी एक नहीं सुनता। इसके बाद विनायक उन सभी हेस्टर का ध्यान बटाने के लिए रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगता है। विनायक को देखकर सारे हेस्टर उसके पीछे जाते हैं। अब विनायक का पीछा करते करते सारे हेस्टर कुएं के दरवाजे के पास आ जाते हैं, जहाँ पर विनायक ने पहले से ही आटे का गोला बनाकर रखा था। जैसे ही सभी हेस्टर विनायक के पीछे उस गोले के पास जाते, वो सभी जलकर राख हो जाते हैं। अंत में पांडु भी रस्सी के सहारे कुएं से बाहर निकल आता है। बाहर आकर वो देखता है कि उसके फादर एक राक्षस बन गए हैं। इतना सब होने के बाद भी विनायक हेस्टर की थैली चुराने में कामयाब हो गया था। वो अपने हाथ से हेस्टर की थैली पांडु को देना चाहता था, पर पांडु ये सब देखकर रोने लगता है। अपने पिता के हाथ से थैली लेने के बजाय वो लालटेन लेकर उनको आग से जला देता है। खुद को आग में जलता देख विनायक हंसने लगता है। उसे अपनी दादी की बात याद आती है कि क्यों उन्होंने उसे जलाकर आजाद करने के लिए कहा था। मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि विनायक की बॉडी आग से जलकर राख हो गई है। अब उसका परिवार हेस्टर के श्राप से मुक्त हो गया है। मूवी पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट प्लीज करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।